इमेजिन करो एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान दुनिया को ये दिखा दिया कि इंडिया सिर्फ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी ही नहीं, इंडिया लैंड ऑफ साइंस भी है और हम साइंस में नोबेल प्राइज भी जीत सकते हैं और दुनिया को हिला भी सकते हैं। एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी सूट्स नहीं पहनता था, खादी का कुर्ता, वही सेम शॉल और गर्व से कहता था कि मैं भारत से हूँ। आज बात कर रहे हैं हम सर सीवी रमन की। लेकिन ये कहानी सिर्फ नोबेल प्राइज की नहीं है, ये कहानी है क्यूरियोसिटी की, ईगो की, कंट्रोवर्सीज की और एक ऐसे इंसान की जिसने भारत में साइंटिफिक कल्चर की नींव रखी। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, वरना ना तुम्हें रामन समझ आएंगे और ना ही रामन इफेक्ट। रमन का बचपन मद्रास में बीता। ब्राह्मण फैमिली, पापा मैथ्स के लेक्चरर, घर में कोई ऐसी ज़्यादा रिलीजियस बातें होती नहीं थी, वही साइंस और फिजिक्स की बातें, तो बचपन से ही वो लॉजिक, वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर इंड्यूस हो चुकी थी। सोचो तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है, तुम क्या करोगे? आराम करोगे? ऐसा ही कुछ रामन के साथ भी हुआ जब वो 12 से 13 साल के थे। डॉक्टर ने बोला कि हाई फीवर में आपको आराम करना चाहिए। रामन ने बोला आराम क्या होता है, ये तो मेरा स्टडी टाइम है, और अपने पिताजी की एक फ़िज़िक्स बुक निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। हाई फीवर में उन्होंने फ़िज़िक्स की पूरी किताब पढ़ी और अगले दिन अपने पिताजी से फ़िज़िक्स के काफ़ी सारे सवाल डिस्कस किए। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना 12th भी क्लियर कर लिया था। उसके बाद वो प्रेसिडेंसी कॉलेज गए, वहाँ पर वो अपने स्टूडेंट्स को यानी कि अपने बैचमेट्स को एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाते थे। क्लासरूम्स उनके लिए बहुत बोरिंग होते थे, बट एट द सेम टाइम लैब्स उनके लिए पैराडाइज हुआ करते थे। रामन की क्यूरियोसिटी का इसी से पता लगता है कि उनकी पॉकेट के परमानेंट मेंबर थे एक प्रिज्म और एक पॉकेट स्पेक्ट्रोस्कोप। सोचो आज हमारी पॉकेट्स में फ़ोन होते हैं और उस समय रामन की पॉकेट में ऑप्टिक्स हुआ करती थी। रमन ने ब्रिटिश के सिविल सर्विसेज एग्जाम में टॉप किया था। सिक्योर फ्यूचर, हाई सैलरी, फैमिली खुश, सब प्राउड। पर ऑफिस से आते वक्त वो बाजार स्ट्रीट कोलकाता में रामन अपने ट्रैम्प से उतरा करते थे, अपनी रिसर्च किया करते थे IACS में। उस बिल्डिंग के इक्विपमेंट्स हाई एंड नहीं थे पर रामन के लिए सफिशिएंट थे और रामन इन्हीं इक्विपमेंट से रिसर्च करते थे। सिर्फ वीकडेज पर ही नहीं, वीकेंड्स पर भी अपनी रिसर्च में लगे रहते थे। 500 रुपये देकर उन्होंने मेंबरशिप ले ली। रात भर वहीं काम करते, लैब में ही सो जाते, वहीं पर टेबल पर, फुल ऑब्सेशन। 1917 में रामन IACS के चेयरमैन बने और इसी के बाद आशुतोष मुखर्जी ने उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंसेज में पायलट प्रोफेसरशिप की चेयर ऑफर करी। उन्होंने कहा आप हमारे कॉलेज में आकर फिजिक्स पढ़ाएं। रामन को काफ़ी इंटरेस्ट था इस चीज़ में कि वो बच्चों को पढ़ाएं और इसीलिए उन्होंने अपनी सरकारी जॉब जो कि 2x सैलरी देती थी उसे रिज़ाइन किया और हाफ सैलरी पे पायलट प्रोफेसरशिप की चेयर को एक्सेप्ट किया और एज अ प्रोफेसर पढ़ाने लगे। अब आते हैं असली धमाके पर। रमन का फोकस क्वांटम मैकेनिक्स। एक सिंपल क्वेश्चन जिसके ऊपर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी कि लाइट जब किसी सोर्स से आती है और वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो आखिर होता क्या है। सब लोग रिले स्कैटरिंग के बारे में तो जानते ही हैं। लाइट आई, मॉलिक्यूल से टकराई और सेम एनर्जी में री एमिट हो गई, इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन रामन का डाउट था इंटरेक्शन हो ही रहा है तो एनर्जी एक्सचेंज क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से उन्होंने पास करी तो उसके 7 कलर्स हो गए विबग्योर। सिंपल, ये हम सबको पता है, बट उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जब ये लाइट पार्टिकल्स किसी भी मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जा रहा है, यानी कि एनर्जी लेवल में चेंज आ जा रहा है। यही है रमन इफेक्ट। डेफिनेशन, जब लाइट किसी मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करती है तो वो अपनी एनर्जी चेंज कर लेती है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रामन इफेक्ट, क्वांटम मैकेनिक्स का प्रूफ और नेचर अनलॉक। अच्छा, रमन इफेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टोक्स और एक एंटी स्टोक्स। अब सोचो कि आपका जो फोटोन है वो एक सिंपल एक 0 एनर्जी लेवल पर है। अब वो ऊपर गया और जब वो वापस आया तो एक हायर एनर्जी लेवल पर आया, लेट्स से 1 पर आया या 2 पर आया, यानी कि हमारा फोटोन गया वीक था बट फिर जिम जाकर हक्का तगड़ा होके थोड़े और हायर लेवल पर आया। मगर एंटी स्टोक्स में क्या होता है, ये ऐसे ही हमारा एक हायर लेवल का फोटोन था, लेट्स से 1 पे था, मगर अब वो कॉलेज गया और कॉलेज में जाकर उसने खाना वाना कम कर दिया और उसके बाद जब वापस आया तो उसका एनर्जी स्टेट कम हो गया, यानी कि वो 1 से 0 पर चला गया। ये होते हैं 2 टाइप्स के रमन इफेक्ट। यूजेस, फॉरेंसिक लैब, मेडिकल डायग्नोसिस,
मटेरियल स्टडीज और इवन मार्स के रोवर में भी हम लोग रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करते हैं। सोचो, स्पेस साइंस में भी रामन इफेक्ट का यूज हो रहा है। जहाँ जीनियस वहाँ थोड़ा फायर फ्रिक्शन। रमन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था और ये सबको पता था, बट सबको ये भी पता था कि वो ईगो देश प्रेम भी है। IISc बैंगलोर 1933 में जब रामन IISc के डायरेक्टर बने तब उन्होंने जाते ही एक चीज़ बोली, पैसे खर्च करना कम करो, इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करना बंद करो और यहीं बनाओ, अपने हाथों का इस्तेमाल करो। रिसर्च ग्राउंड लेवल से शुरू होती है। स्टूडेंट्स बोले हम टेक्नीशियंस हैं, स्कॉलर्स हैं। ब्रिटिश बोले कि ये आदमी एक डिक्टेटर की तरह राज करता है। रामन ने सिर्फ एक चीज़ बोली कि साइंस में सब बराबर, एवरीवन वर्क्स, एवरीथिंग वर्क्स। हिटलर ने जब मैक्स बॉर्न और श्रोडिंगर जैसे साइंटिस्ट को जर्मनी से निकालना शुरू किया तब रामन ने प्रपोज किया कि उन्हें इंडिया में बुलाया जाए, उन्हें इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका दिया जाए और इंडियन स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ को उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिले। लेकिन उनके इस प्रपोजल को ठुकरा दिया गया और उन साइंटिस्ट का मजाक भी उड़ाया गया। मैक्स बॉर्न को तो ये तक कह दिया गया कि ये सेकंड क्लास साइंटिस्ट है जिन्हें इनके खुद के देश ने निकाल दिया, तो ये इंडिया में क्या करेंगे, हम इन्हें नहीं रखेंगे। और इसके बाद रामन के प्रपोजल को रिजेक्शन मिला और सारे साइंटिस्ट अमेरिका चले गए। रामन की इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से उनको IISc की डायरेक्टर की पोस्ट से रिज़ाइन करवा दिया गया। 1937 में उन्होंने अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट बनाया, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट पैसे ऑफर कर रही थी बट उन्होंने खुद ही मना कर दिया। सिंपल रीज़न था कि उनको साइंस की फील्ड में ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए थी, साइंस की फील्ड में उन्हें सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम चाहिए थी। 1970s में 82 साल के रामन अपनी लैब में रिसर्च कर रहे थे और वो वहीं कोलैप्स हो गए। सब उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन रामन ने बोला मुझे मेरी लैब में ले चलो। और उस ग्रेट इंडियन फिजिसिस्ट ने अपने आखिरी सांसें अपनी लैब में ली। रामन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि उन्होंने RRI के लोगों से ये भी बोला था कि मेरे लिए जो ट्रिब्यूट तुम लोग दोगे, जो एक मेमोरियल रखोगे, वो कोई भी पत्थर का मेमोरियल नहीं होना चाहिए, वो नेचर और लाइफ को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और इसीलिए RRI के आंगन में एक पेड़ है जिसका नाम है रामन ट्री, जो कि उस समय से आज तक वहाँ लगा हुआ है। और अगर आप कभी RRI जाएं तो उस पेड़ को ज़रूर देख सकते हैं। CV रमन परफेक्ट नहीं थे, उनके अंदर भी बहुत ईगो थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट उन्होंने इंडिया को एक स्पाइन दे दी, इंडिया की साइंस फील्ड को एक स्पाइन दे दी। ये फैक्ट कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। अगर सिस्टम सही होता और रामन की बात मानी जाती तो आज इंडिया का साइंस का लेवल ही अलग होता। रामन हमेशा कहते थे आस्क राइट क्वेश्चंस एंड नेचर विल आंसर। इनकी यही बातें लोगों ने अनसुनी करी और आज इंडिया के साइंस में काफ़ी सारी चीज़ें हम लैग करते हैं। सोचो उस टाइम पे वो प्रोफेसर्स इंडिया आए होते और मैक्स बॉर्न और श्रोडिंगर जैसे लोगों ने IISc और बाकी सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया होता। रामन की कहानी को भी यहाँ थोड़ा विराम देंगे। रामन के बारे में और बहुत सारी स्टोरीज़ और उनसे जुड़ी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में हमने एक और वीडियो में बात करी है। वो वीडियो श्रुति के चैनल पे आएगा पॉइंट शून्य पे। तो अभी रोजेंडर को सब्सक्राइब कर लो और पॉइंट शून्य को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप दोनों वीडियो मिस ना करो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी बाकी वीडियोस देखना मत भूलना, जिसमें मैंने साइंस को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाना।